जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य पाषाण काल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पहले से भी देते हम अपने चैनल पर इतिहास की क्लासेज चला रहे हैं और उन इतिहास की क्लासेज में दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। और ये जो टॉपिक्स है दोस्तों, हमारा पाषाण काल का इतिहास का एक टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका ही एक भाग है दोस्तों। यानी हमारा पाषाण काल है, उसको हमने 3 भागों में बांटा था दोस्तों, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों पाषाण काल का ये दूसरा प्रकार है यानी दूसरा भाग है, दूसरा क्षेत्र है मध्य पाषाण काल। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो पेपरों में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो दोस्तों चलते हैं अपना टॉपिक मध्य पाषाण काल की ओर। जैसा कि दोस्तों हमने पहले बताया था कि पाषाण काल का मतलब क्या था दोस्तों, लिथिक एज था यानी पत्थरों का काल था। और ये पत्थरों का काल का कौन सा काल है दोस्तों, मध्य काल है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो पाषाण काल था दोस्तों, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था। एक था दोस्तों हमारा पुरा पाषाण और एक था दोस्तों मध्य पाषाण और एक था दोस्तों हमारा नव पाषाण। क्या था दोस्तों, नव पाषाण। बात समझना दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमने ये काल पूरा अच्छे से कंप्लीटली करा दिया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल की बात। अब दोस्तों एक बात याद रखना, ये हमारा पुरा पाषाण काल और ये नव पाषाण काल है, ये दूसरा प्रकार है। कौन सा प्रकार है, पाषाण काल का कौन सा प्रकार है दोस्तों, दूसरा प्रकार है। पाषाण काल का ये पहला प्रकार है, ये दूसरा और ये तीसरा। समझना दोस्तों। अब ये जो मध्य पाषाण काल है दोस्तों, ये किनके मध्यवर्ती हो गया, नव पाषाण और पुरा पाषाण के मध्यवर्ती होने की वजह से, मध्यवर्ती यानी बीच का होने की वजह से इससे क्या कहा गया दोस्तों, मध्य पाषाण काल कहा गया। दूसरी विशेषता इसकी एक ये और है दोस्तों, मध्य पाषाण काल को संक्रांति का काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संक्रांति का काल भी कहते हैं। संक्रांति का काल से मेरा तात्पर्य दोस्तों यहाँ ये है कि इस मध्य पाषाण काल में यानी इस काल में मानव ने ना तो इसकी विशेषताओं को पूर्णतः त्यागा था। जो इस काल की विशेषताएं थीं दोस्तों, पुरा पाषाण काल की जो विशेषताएं थीं, उन विशेषताओं को इस मध्य पाषाण काल के मानव ने ना तो पूर्णतः त्यागा और ना ही पूर्णतः अपनाया। किस काल की विशेषताओं को, नव पाषाण काल की विशेषताओं को इसने पूर्णतः अपनाया। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों कि इस काल को हम संक्रांति का काल भी कहते हैं पाषाण काल के अंतर्गत। यानी पाषाण काल के अंतर्गत संक्रांति का काल किसे कहा जाता है दोस्तों, मध्य पाषाण काल को। क्यों कहा जाता है कि इस काल के मानव ने ना तो पुरा पाषाण काल की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को पूर्णतः त्यागा था और ना ही इसने नव पाषाण काल की जो विशेषताएं थी उनको पूर्णतः अपनाया था, यानी कंप्लीटली अपनाया नहीं था। यानी कुछ विशेषताएं इस काल की थी, कुछ विशेषताएं इस काल की थी। इस वजह से इसको क्या कहा गया दोस्तों, मध्य पाषाण काल कहा गया, यानी संक्रांति का काल कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल की, कि मध्य पाषाण काल जो शब्द है दोस्तों, मध्य पाषाण काल जो शब्द है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में दोस्तों मेसोलिथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेसोलिथिक कहा जाता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि किस काल को मेसोलिथिक कहा जाता है, किस काल को मेसोलिथिक कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। एक और दूसरा रूप है इसका माइक्रोलिथिक, इसको माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको, माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा दोस्तों, माइक्रोलिथिक के बारे में। पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में है, मेसोलिथिक के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोलिथिक क्या है उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मध्य पाषाण काल है इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मेसोलिथिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेसोलिथिक, ठीक है। समझ गए मेरे दोस्त, मध्य पाषाण को क्या बोलते हैं हम, मेसोलिथिक बोलते हैं। ये जो मेसोलिथिक है दोस्तों, ये किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। समझना मेरी बात को। और जो अंग्रेजी भाषा के ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, और वो अंग्रेजी भाषा के 2 शब्द कौन से, मेसो और एक है दोस्तों लिथिक, ठीक है दोस्तों।
अब जो ये मेसो शब्द है अंग्रेजी भाषा का और ये लिथिक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये जो दोनों शब्द हैं दोस्तों ये यूनानी भाषा के, किस भाषा के दोस्तों, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने। और वो दो शब्द कौन से, मेसोस और लिथोस, मेसोस और लिथोस। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि जो मेसो शब्द है ये यूनानी भाषा के मेसोस से बना और जो लिथिक शब्द है ये यूनानी भाषा के लिथोस से बना। यूनानी भाषा में मेसोस का अर्थ होता है दोस्तों मध्य, क्या होता है, मध्य, और लिथोस का अर्थ होता है पाषाण, क्या होता है, पाषाण। इस वजह से इस मेसोलिथिक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण कहते हैं। बात समझना दोस्तों, यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से क्या बनता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक याद रखना, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेसोलिथिक, यानी किस काल को मेसोलिथिक कहा जाता है या मेसोलिथिक एज कहा जाता है या मेसोलिथिक काल कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहा जाता है। ये पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छे से समझना दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो पेपरों में आते हैं और पेपरों में पूछे जाते हैं। राइट दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पर चलता हूँ। हाँ दोस्तों, जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि अब बात करते हैं इसके बारे में जानकारी की, कि यानी मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी और कैसे इसकी जानकारी हुई हमें और कैसे इसके बारे में हम जान पाए। अब देखिए दोस्तों, मैं आगे आके बात बताता हूँ कि मध्य पाषाण काल के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी दोस्तों, वो दी थी C.L. कार्लाइज ने। किसने दी थी, C.L. कार्लाइज ने। अब मैं बताता हूँ C.L. कार्लाइज का क्या योगदान है हमारे मध्य पाषाण काल में। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि मैं कहूँ कि दोस्तों कि मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, ठीक है दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी दोस्तों, वो दी थी C.L. कार्लाइज ने। किसने दी थी दोस्तों, C.L. कार्लाइज ने दी थी दोस्तों। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने C.L. कार्लाइज ने 1857 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1857 ईस्वी में इन्होंने, मैं यहाँ से बताता हूँ दोस्तों, इन्होंने 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से, किससे दोस्तों, विंध्य क्षेत्र से 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाणिक उपकरणों की खोज की, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि इन्होंने बात की जाए कि इन्होंने मध्य पाषाणिक उपकरणों के क्षेत्र के जानकारी के लिए अगर इनका उत्खनन किया था, ऐसा नहीं था। ये तो केवल क्या कर रहे थे दोस्तों, उत्खनन कर रहे थे और यहाँ से इनको एक अलग ही प्रकार के क्या मिले दोस्तों, उपकरण मिले जो पुरा पाषाण के उपकरणों से क्या थे, भिन्न थे। जब ये खागे विंध्य क्षेत्र का उत्खनन कर रहे थे, 1857 ईस्वी की बात थी, तब यहाँ पे C.L. कार्लाइज को मध्य पाषाणिक उपकरणों की क्या हुई थी, खोज प्राप्त हुई थी। या मध्य पाषाणिक उपकरण यहाँ पे खुदाई में इनको मिले थे। तो इनको यहाँ पे इनका यानी मध्य पाषाणिक उपकरणों का या मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल का सर्वप्रथम खोज किसने की थी या मध्य पाषाण काल का सर्वप्रथम उत्खनन किसने प्रारंभ किया था भारत में, तो वो जॉन इवांस आता है दोस्तों। क्या आता है, जॉन इवांस आता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों कि जब C.L. कार्लाइज विंध्य क्षेत्र का उत्खनन कर रहे थे दोस्तों, तब इनको मध्य पाषाणिक उपकरणों की खोज हुई। और ये जो मध्य पाषाणिक उपकरण थे दोस्तों, कैसे थे, छोटे थे। यानी जो मध्य पाषाणिक उपकरण थे, हम कह सकते हैं दोस्तों कि मध्य पाषाणिक उपकरण थे दोस्तों, वो कैसे थे, छोटे पत्थरों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे दोस्तों, छोटे पत्थरों से बने हुए थे।
बने हुए थे। बात समझना दोस्तों, हुए थे, यानी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे, उपकरण किसके, पत्थरों के बने होते थे। लेकिन कैसे पत्थरों के बने हुए थे दोस्तों, छोटे पत्थरों के बने हुए थे, माइक्रो। इसी वजह से इस काल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। यानी इस काल को माइक्रोलिथिक या हम यहाँ कह सकते हैं सूक्ष्म पाषाण काल, ठीक है। यहाँ इस काल को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, सूक्ष्म पाषाण काल कह सकते हैं। अब मैंने बताया था कि जब सीएल कार्लाइज ने यहाँ पे उपकरणों की खोज की थी, ये उपकरण क्या थे दोस्तों, बाकी के उपकरणों से क्या थे, भिन्न थे। कैसे थे, भिन्न होने की विशेषता क्या थी कि ये बाकी के जो उपकरण खुदाई में मिल रहे थे पुरापाषाण काल से संबंधित दोस्तों, वो बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए थे। लेकिन इस काल के जो पत्थर थे ये अलग भिन्न थे। कैसे पत्थरों से बने हुए थे, छोटे पत्थरों से बने हुए उपकरण थे पत्थरों के। इस वजह से मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज यानी सूक्ष्म पाषाण काल या माइक्रोलिथिक काल भी एज भी कहते हैं। इसको हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। बात समझना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हमारे लिए पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर के लिए दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी, तो आपको आंसर बता देना दोस्तों, सीएल कार्लाइज ने। और दूसरा पेपर के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि किस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, तो आपको बता देना है माइक्रोलिथिक एज किस काल को कहते हैं, मध्य पाषाण काल को भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात हो गई। ये तो जानकारी दी थी, इन्होंने खोज नहीं की थी, मध्य पाषाण काल के क्षेत्रों की या स्थलों की खोज नहीं की थी, केवल उन्होंने उपकरण इनको मिल गए और उन्होंने बता दिया कि मुझे ये उपकरण क्या मिले, थोड़े से डिफरेंस मिले हैं, भिन्न मिले हैं, तो मेरे को लगता है कि ये अलग काल से संबंध रखते हैं, आप इनकी जानकारी कर सकते हैं। अब उनकी जानकारी के लिए यानी उनकी खोज के लिए जॉन इवांस नाम का एक व्यक्ति है दोस्तों, उसने मध्य पाषाणिक उपकरणों की खोज प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा अगला, देखिए दोस्तों, गर्मी का मौसम बहुत है, सबसे मेन बात यही है। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के लिए मध्य पाषाण काल से, वो ये बनता है कि भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज, भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज, ठीक है दोस्तों। तो भारत में याद रखना दोस्तों, मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरातत्व खोज की जो शुरुआत की थी दोस्तों, वो किसने की थी, जॉन इवांस ने की थी। किसने की थी दोस्तों, जॉन इवांस ने की थी। और कब की थी दोस्तों, 1866 ईस्वी में की थी। और जॉन इवांस ने दोस्तों सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र के सक्कर व रोहड़ी क्षेत्रों का उत्खनन किया था, बात समझना दोस्तों कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए सीएल कार्लाइज ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज
की शुरुआत किसने की थी या खोज का शुरू करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन इवांस को। और जॉन इवांस ने जो सर्वप्रथम मध्य पाषाणी स्थलों की खोज की थी वो कहाँ पे की थी, सिंध क्षेत्र में की थी। और किन स्थलों को इन्होंने सर्वप्रथम उत्खनन किया था, सक्करवा रोहिणी क्षेत्र का उत्खनन किया था। और कब किया था दोस्तों, 1866 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट अगली विशेषताओं की ओर चलता हूँ कि इस काल की जो मुख्य विशेषताएं क्या थी, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं। क्लियर दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट अगला पॉइंट्स दोस्तों ये है कि इस काल की मुख्य विशेषता, इस काल की मुख्य विशेषताएं, हम कह सकते हैं विशेषता क्या है। विशेषता दोस्तों, इस काल की जो मुख्य विशेषता ये थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट भी है, कि इस काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात एक और याद रखना दोस्तों कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम पाला जाने वाला पशु कुत्ता था। ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, भारत में पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, अगर बात करें दोस्तों भारत में पशुपालन के जो साक्ष्य थे दोस्तों, वो थे आदमगढ़, और ये कहाँ है दोस्तों, होशंगाबाद MP। ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं दोस्तों, और जो दूसरा है हमारा बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान। बात समझना दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, पेपरों में पूछे जा चुके हैं। और मोस्टली ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों यूपी PCS के एग्जाम में और UPSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से लर्न करना, अच्छे से मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों इनमें क्या विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों सबसे मुख्य विशेषता तो यहाँ से आपको ये याद करनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव ने किस काल में पशुपालन प्रारंभ किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए मध्य पाषाण काल में। किस काल में दोस्तों, मध्य पाषाण काल में। और इसी काल की सबसे मुख्य विशेषता भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, तो आपको बता देना है पशुपालन का प्रारंभ होना। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पशुपालन का प्रारंभ होना, ये इसकी मुख्य विशेषता है। और इस काल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया, तो मध्य पाषाण काल में। चलो पशुपालन प्रारंभ कर दिया, तो इसने सबसे पहले किस पशु को पाला, तो इसके जो सबसे पहला पालतू पशु था दोस्तों वो कुत्ता था। क्या था दोस्तों, कुत्ता था। ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि मानव के द्वारा पाले जाने वाला पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। राइट दोस्तों। अब सबसे ज़्यादा पेपर में यानी यूपी PCS की एग्जाम में, यूपी जो PCS की एग्जाम्स होती है उसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि भारत में पशुपालन की जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, दो स्थानों से भारत में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। और पहला स्थान है दोस्तों आदमगढ़ और दूसरा स्थान है बागौर। जो आदमगढ़ है दोस्तों ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है, किसके, मध्य प्रदेश के, यानी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। और दूसरा स्थल है बागौर और ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। जो बागौर स्थल है ये कोठारी नदी पर स्थित है। किस पर नदी स्थित है दोस्तों, कोठारी नदी पर स्थित है। और जो इसका उत्खनन था दोस्तों, इसका उत्खनन VN मिश्र ने किया था। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताता हूँ, एक विशेषता और बताता हूँ दोस्तों कि बागौर है ये कोठारी नदी पर स्थित है। अब बागौर की अगर विशेषता देखनी है दोस्तों, इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बागौर से संबंधित कि भारत में
भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक क्षेत्र कौन सा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, मध्य पाषाणिक स्थल, ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए बागौर। क्या दोस्तों, बागौर। ठीक है, इस काल का यानी मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा जो स्थल है दोस्तों, सबसे बड़ा स्थल दोस्तों भारत में वो बागौर है। कौन सा है दोस्तों, बागौर है। और ये बागौर कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। किस नदी पर बसा हुआ है, कोठारी नदी पर बसा हुआ है। अगर इसकी विशेषता देखी जाए दोस्तों, इसकी जो उत्खनन था, इसकी जो खोज थी वो BN मिश्र ने की थी। किसने की थी दोस्तों, इसका उत्खनन BN मिश्र के द्वारा किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे बड़े मध्य पाषाणिक स्थल बागौर का उत्खनन किसने किया था, तो BN मिश्र ने किया था। और भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल बागौर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, कोठारी के। और भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ गए होंगे दोस्तों। सबसे बड़ा यानी मध्य पाषाण के स्थल तो बहुत सारे खोजे गए, पर सबसे बड़ा जो मध्य पाषाणिक स्थल था वो बागौर था, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठारी नदी पर स्थित है। बात समझ गए होंगे दोस्तों, राइट, क्लियर। ये मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इस बागौर का उत्खनन कब किया गया था दोस्तों, तो आपको बता देना है 1968 से 1970 के बीच में किया गया था। ठीक है, 1968 से 1970, राइट। अब मैं इसको इरेज करता हूं दोस्तों, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में बताता हूं। अब नेक्स्ट अगली विशेषता देखिए दोस्तों कि इस काल से कुछ और भी क्वेश्चंस हमारे भी UPPCS की एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी एग्जाम्स हमारी, चाहे SSC ले लो, चाहे UPPCS ले लो, चाहे UPSC ले लो, चाहे RPSC ले लो, चाहे रेलवे ले लो, रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इस काल के मध्य पाषाण काल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए दोस्तों, आप पुरानी एग्जाम्स कोई भी उठा के देख लेना, सभी पूछे गए प्रश्न हैं। अब भी मैं जो करा रहा हूँ नेक्स्ट अगला पॉइंट्स, वो भी हमारा पूछा हुआ पॉइंट्स है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट वो है दोस्तों हमारा ये है कि हड्डी से निर्मित आभूषण। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। दोस्तों एक बात याद रखना, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में एक ही मध्य पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए थे। हड्डी से निर्मित आभूषण, मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि क्या विशेषता है कि हड्डी से निर्मित जो आभूषण है वो कहाँ से मिले थे। तो दोस्तों याद रखना, मदहदा से मिले थे। कहाँ से मिले थे दोस्तों, मदहदा। और दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रतापगढ़ यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यानी UPPCS के एग्जाम में इसलिए क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका संबंध इन स्थल मध्य पाषाणिक स्थल यानी ज़्यादातर जितने भी मध्य पाषाणिक स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। और उत्तर प्रदेश का एक स्थल है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है और उसका नाम है मदहदा। और उस स्थल से दोस्तों क्या हुआ, हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए थे उत्खनन के दौरान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला दूसरी हमारी विशेषता की अगर बात करें दोस्तों, दूसरी विशेषता ये है कि विश्व में मिट्टी के बर्तन
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विश्व में मिट्टी के बर्तन, विश्व में मिट्टी के बर्तनों का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि विश्व में मिट्टी के बर्तनों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। मिट्टी के बर्तनों का दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिट्टी के बर्तनों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है चौपानी मांडो से। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसका आंसर होगा दोस्तों चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। राइट दोस्तों, इसी वजह से ये UPPCS के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है चौपानी मांडो। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला अगर क्वेश्चन पॉइंट्स की बात करें इस काल का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है दोस्तों। एक स्थल है दोस्तों दमदमा, एक स्थल है दमदमा, और ये दमदमा जो स्थल है दोस्तों प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस काल से इस स्थान के भी बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं दोस्तों कि ये इसका इस स्थान से जो दोस्तों वो प्राप्त हुए थे दोस्तों, क्या हुए थे दोस्तों 41 समाधान प्राप्त हुए थे। एक विशेषता तो इसकी ये है, और दूसरी विशेषता इस काल की दोस्तों ये है यहाँ पर कि एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे। यहाँ पर एक कब्र में 3 मानव कंकाल। ठीक है दोस्तों, और एक और विशेषता है जो पेपरों में पूछी जाती है, गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हों के साक्ष्य, चूल्हों के साक्ष्य। बात समझना दोस्तों, गर्त चूल्हों के साक्ष्य। राइट, अब दोस्तों देखो यहाँ से मैं 3 सारे प्रश्न बनते हैं कि हमारा ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मोस्टली कि किस स्थान से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। मगधा प्रतापगढ़ से। विश्व में मिट्टी के बर्तनों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे दोस्तों, चौपानी मांडो से मिले थे। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का एक स्थान है दमदमा। क्या है दोस्तों, दमदमा। और इस स्थान से दोस्तों 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस स्थान से 41 समाधान प्राप्त हुए। ये तो इतना नहीं पूछा गया, लेकिन दोस्तों ये बहुत पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए थे, दमदमा से। और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गर्त चूल्हे के साक्ष्य। गर्त चूल्हे का मतलब दोस्तों मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदकर जो चूल्हे बनाए जाते थे, यानी हमने देखा होगा आपने जो लोहार होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जब वो औजार बनाते हैं तो उन्होंने ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसमें से एक ज़मीन के अंदर पाइप निकाल के हवा के लिए दोस्तों बनाते हैं। राइट दोस्तों, तो क्या करते हैं, ज़मीन का दोस्तों हमारा स्थल होता है, इस स्थल में क्या करते हैं दोस्तों, ये नीचे गड्ढा खोल देते हैं और इसी गड्ढे के ऊपर अपना जो बर्तन होता है उस बर्तन को रखकर, यानी इसी गड्ढे के ऊपर अपना जो भी बर्तन होता है दोस्तों उस बर्तन को रख कर क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसी बर्तन के ऊपर खाना रखकर यहीं से हवा निकलती रहती है, इसको बोलते हैं गर्त चूल्हा, यानी ज़मीन के अंदर स्थित चूल्हा। इस प्रकार के चूल्हे के जो साक्ष्य दोस्तों वो कहाँ से मिले थे, दमदमा प्रतापगढ़ से मिले थे। राइट दोस्तों, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पर मैं चलता हूँ। सभी दोस्तों पेपर में पूछे गए पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करना है दोस्तों सभी को। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट्स देखिए दोस्तों। नेक्स्ट अगला पॉइंट्स है हमारा दोस्तों टेरी स्थल। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों हमारा, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है कि तमिलनाडु के जो कह सकते हैं हम, तमिलनाडु से मिले मध्य पाषाणिक पुरा स्थलों को
मध्य पाषाणिक पुरा स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है, कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये है दोस्तों। दूसरी विशेषता एक और है दोस्तों कि विश्व में प्राचीनतम वृक्षारोपण का साक्ष्य, विश्व में प्राचीनतम वृक्षारोपण का साक्ष्य, रोपण का साक्ष्य सांभर झील, सांभर झील। और ये कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर राजस्थान में पड़ता है, जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट अगला जो विशेषता है दोस्तों वो ये है कि मध्य पाषाण कालीन शैलाश्रय, मध्य पाषाण कालीन शैलाश्रय दो हैं दोस्तों। एक है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, और दूसरा है दोस्तों डेरोवी द्वीप। और ये दोनों कहाँ पे हैं दोस्तों? पंचमढ़ी में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एमपी। बात की होगी दोस्तों हमने आपके सामने 3 प्रश्न लिखे दोस्तों। कितने प्रश्न लिखे हैं? 3 प्रश्न लिखे हैं, और तीनों की तीनों प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक हमारा यहाँ पे आपको नया पॉइंट्स मिला, टेरी स्थल। क्या मिला दोस्तों? टेरी स्थल, समझना। एक मिला आपको यहाँ पे वृक्षारोपण का साक्ष्य, ठीक है, और एक मिला दोस्तों मध्य पाषाणकालीन शैलाश्रय। ठीक है, 3 प्रश्न हैं, पेपरों में पूछे जा चुके हैं, इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट हैं और पूछे जाते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट दोस्तों मोस्ट हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही करा रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा आपके लिए फालतू की चीज़ें नहीं करा रहा हूँ। एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए दोस्तों, टेरी स्थल, टेरी स्थल का मतलब दोस्तों होता है बालू के टीले। टेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बालू के टीले। क्या होता है? बालू के टीले। तो तमिलनाडु के क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कि किस स्थल यानी किस स्थान के मध्य पाषाणिक पुरा स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो आंसर था तमिलनाडु के। किसके दोस्तों? तो याद रखना, तमिलनाडु से जो मध्य पाषाणिक पुरा स्थल मिले हैं उनको टेरी स्थल यानी बालू के टीले वाले स्थल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। विश्व में प्राचीनतम वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाने का जो साक्ष्य भारत में मिला है, सबसे पहला एक ही मिला है दोस्तों, वो सांभर झील में मिला है। और ये सांभर झील कहाँ पे दोस्तों? जयपुर राजस्थान पड़ती है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि सांभर झील कहाँ स्थित है। तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है, जयपुर जिले में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणकालीन शैलाश्रय कहाँ से मिले थे? यानी याद रखना दोस्तों, शैलाश्रय का मतलब मैंने आपको पहले कई बार समझा दिया है। शैलाश्रय का मतलब होता है पत्थरों के आवास, यानी पत्थरों को जोड़कर बनाए गए घर, यानी पत्थरों से बनाए गए घरों को हम क्या बोलते थे? शैलाश्रय। और जो आदिम मानव था वो गुफाओं में रहता था, और शैलाश्रय यानी पत्थरों से बनाए हुए घरों में रहता था। यानी पत्थर छोटे छोटे रख के बना लेते हैं, उन्हीं को शैलाश्रय बोलते हैं दोस्तों। ये जो 2 शैलाश्रय मिले हैं दोस्तों, एक शैलाश्रय का नाम रखा गया है जम्बू द्वीप और दूसरे शैलाश्रय का नाम रखा गया है डेरोवी द्वीप। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई आइलैंड हो दोस्तों, जबकि ये क्या है दोस्तों? 2 शैलाश्रयों के नाम है। और ये दोनों शैलाश्रय कहाँ पे हैं दोस्तों? पंचमढ़ी में पड़ते हैं, पंचमढ़ी जिले में, मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नामक स्थान, पंचमढ़ी नामक जिले में स्थित हैं। कौन से? जम्बू द्वीप और डेरोवी द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हो गई मध्य पाषाण काल के संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य। संपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य हमने, इंपॉर्टेंट बातें, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो पेपरों में पूछे जाते हैं इस काल से संबंधित, मैंने संपूर्ण आपको यहाँ पे करा दिए।
अब कल की क्लास में हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में और नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इस काल की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? पशुपालन की शुरुआत। इस काल की मुख्य विशेषता क्या थी? पशुपालन की शुरुआत। तो दोस्तों चलते हैं, आपसे नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। और दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात कहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।